मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज हम चीन की यात्रा करेंगे और अभी कुछ दिनों तक चीन में ही रहेंगे। हमारी पिछली यात्राएं इंग्लैंड, फिर अमेरिका और स्विट्जरलैंड तक हो चुकी हैं और यह हमारा अंतिम राष्ट्र है जहां पर हम यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर से वापस अपने देश में आ जाएंगे। तो आज चलें चीन के संविधान का अध्ययन करने के लिए। 1911 के पहले चीन में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। 1911 में डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति हुई और राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना की गई। डॉक्टर सन यात सेन 1925 तक उन्होंने राज्य संभाला। 1925 में उनकी मृत्यु के बाद चांग काई शेक नए राष्ट्रपति बने। चांग काई शेक का शासन चीन में 1949 तक रहा। इस बीच चीन में साम्यवादी आंदोलन शुरू हुआ। इसके दो नेता थे, माओ त्से तुंग और चाउ एन लाई। इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया और सशस्त्र संघर्ष करके, सशस्त्र युद्ध करके उन्होंने चीन की संपूर्ण भूमि पर अपना अधिकार कर दिया। अमेरिका के लाखों डॉलर की राशि, सोवियत संघ द्वारा दी गई अमेरिका के लाखों डॉलर की राशि भी चांग काई शेक के पूंजीवादी शासन को बचा नहीं पाई और अमेरिका के विरोध के बावजूद चीन की संपूर्ण मुख्य भूमि पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया और 1 अक्टूबर 1949 को वहां पर माओ त्से तुंग और चाउ एन लाई के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। चांग काई शेक जो वहां का संवैधानिक शासक था, संवैधानिक राष्ट्रपति था, वह अपने अनुयायियों के साथ चीन की मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर ताइवान में चला गया और ताइवान में उसने अपने निर्वासित सरकार की स्थापना की। लगभग 250 वर्ष पहले फ्रांस के तानाशाह नेपोलियन ने कहा था कि पूर्व में एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, जब वह जगेगा तो पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। और वही दैत्य जो लंबे समय तक सोया हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को अंगड़ाई लेकर साम्यवाद की व्यवस्था करके जग गया और आज देखिए चीन पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। क्योंकि अमेरिका के विरोध के बावजूद चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो गई, इसलिए अमेरिका ने 1949 में स्थापित इस साम्यवादी व्यवस्था को 1971 तक मान्यता नहीं दिया था और ताइवान में जो निर्वासित सरकार चांग काई शेक की बनी थी उसी को ही असली चीन मानता रहा। परिणाम स्वरूप 1971 तक चीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका निर्वाह नहीं कर पाया। अमेरिका के साथ बहुत कम ऐसे देश थे जिन्होंने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता नहीं दी थी। लेकिन 1971 में जब अमेरिका ने मान्यता दी तब ताइवान चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ से हटाया गया और उसके स्थान पर साम्यवादी चीन को चीन का असली शासक मान करके उसको सदस्य बनाया गया। 1971 से चीन की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कहानी शुरू होगी। तो चीन में माओ त्से तुंग और चाउ एन लाई ने मिलकर के साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की। माओ त्से तुंग का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है और शक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शक्ति की राजनीति।
क्योंकि राजनीति तो शक्ति का ही खेल है, बिना शक्ति के राजनीति का खेल नहीं खेल सकते। इस शक्ति के बारे में फिर आगे चल कर चर्चा होगी। अभी देखें किस प्रकार से यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के बाद संविधान का निर्माण। 1949 में यहाँ पर एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के अंतर्गत शासन का संचालन किया गया। यहाँ पर जो भी साम्यवादी व्यवस्था के विरोधी थे उन सबका समूल विनाश किया गया। खूनी संघर्ष के अंतर्गत उन सबको समाप्त कर दिया गया और 1949 से लेकर 1954 तक एक व्यवस्था की स्थापना की गई। पूरी संपूर्ण व्यवस्था चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित थी, इसलिए इस पूरी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया। इस चीन की साम्यवादी व्यवस्था का प्रेरक था सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था, लेनिनवाद, स्टालिनवाद। आगे चल करके दोनों में मतभेद हो गया, बात दूसरी है, लेकिन चीन के साम्यवादी व्यवस्था पूरी तरह से सोवियत संघ की व्यवस्था से प्रभावित थी और माओ तथा चाउ दोनों लेनिन के विचारों से प्रभावित थी। तो 1954 में यहाँ पर पहला संविधान बना। यह संविधान थोड़ी दिन तक चला। 1975 में फिर नया संविधान बनाया गया। फिर जैसे जैसे परिवर्तन होते गए देश में 1978 में एक नया संविधान फिर बनाया गया। यह 1978 का संविधान 4 साल चला और उसके बाद 1982 में नए संविधान का निर्माण किया गया। 1982 का यह संविधान अभी चीन में चल रहा है। साम्यवाद के बारे में आप पिछले व्याख्यान में यह जान चुके हैं कि दुनिया में सबसे पहला साम्यवादी देश आधुनिक युग में सोवियत संघ था। सोवियत संघ के बाद पूर्वी यूरोप के लगभग 8-9 देशों में पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया, इन यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, इन विभिन्न देशों में सोवियत संघ ने जबरदस्ती साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की। उसके बाद 1949 में चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो गई। 1959 में क्यूबा में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई और 1975 में वियतनाम में साम्यवादी हो गया। तो दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या 1975 तक साम्यवादी खेमे में आ चुकी थी। इनके बीच मतभेद थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें। तो उसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। 1991 के पहले सोवियत संघ अपने 3 गणराज्यों को स्वतंत्र कर चुका था। बचे 12, वहां पर 15 गणराज्य थे, मतलब 15 इकाइयां थी सोवियत संघ में। 15 में से 3 अलग हो गए, बचे 12। ये 12 भी 1991 में अलग अलग हो गए। इन 12 में सबसे बड़ा था रूस। यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है रूस का। यूक्रेन भी इसी प्रकार से एक इकाई था। यूक्रेन भी स्वतंत्र हो गया, लेकिन रूस की नजर अभी भी उस पर पड़ी हुई, इसलिए वहां पर लगातार युद्ध बमबारी कर रहा है, युद्ध करके उसको अपने क्षेत्र में मिलाने के फिराक में है। तो रूस चूंकि सबसे बड़ा क्षेत्र था, इसलिए रूस पुराना भी था और नए रूप में भी रूस की स्थापना हुई। और जैसे ही सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था का खात्मा हुआ, विघटन हुआ, वैसे ही पूरी रूप से जितने भी 8-9 देशों में साम्यवादी व्यवस्था सोवियत संघ ने स्थापित की थी, ये सभी व्यवस्थाएं भी एक करके साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो गई और यहाँ पर फिर से पूंजीवाद की स्थापना हो गई। बचे कितने? एक उत्तर कोरिया में 1953 के बाद साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो गई। तो चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, क्यूबा, ये आज की तारीख में ये 4 देश बचे हैं साम्यवादी। लेकिन इन साम्यवादी देशों ने भी अपनी राजनीतिक व्यवस्था को साम्यवादी रखा है, आर्थिक व्यवस्था को उन्होंने साम्यवादी नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था सोवियत संघ का विघटन हुआ। क्यों पतन हुआ? क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में मुकाबला नहीं कर सकती। तो आज भले ही चीन में साम्यवाद है, चीन में, वियतनाम में, क्यूबा में, उत्तर कोरिया में भले साम्यवाद है, लेकिन इन्होंने पिछले दरवाजे से
पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। आपने जैक मा का नाम सुना होगा, चीन का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, रईस व्यक्ति है, खरबों खरबों डॉलर की संपत्ति है। ये पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है तो क्या है? लेकिन जनता पर नियंत्रण के लिए उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को अभी तक अपने पास बनाए रखा है। देखें इस चीनी संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले लिखित संविधान, यहाँ का संविधान लिखित है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा संविधान है और इस संविधान को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों के अंतर्गत पूरी शासन व्यवस्था का गठन, उनकी शक्तियां, उन सभी चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद लचीला संविधान है। लचीला संविधान ये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस संसद के 2/3 बहुमत से यहाँ पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह 2/3 बहुमत मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे, आगे चल करके बताएंगे। तो यह लचीला संविधान। तीसरा है साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था चीनी संपूर्ण चीनी व्यवस्था का मूल आधार है। और साम्यवाद क्या होता है आगे चल करके पता चलेगा। फिर है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। लोकतांत्रिक केंद्रवाद चीनी साम्यवादी व्यवस्था का आधार है। इसमें 2 शब्द हैं, लोकतंत्र और केंद्रवाद या केंद्रीकरण। लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है कि जनता का ज्यादा से ज्यादा भाग या अधिकांश जनता शासन के कार्यों में भाग लेवी। इसलिए क्या होना चाहिए? शक्तियां बटी होनी चाहिए। जब शक्तियां बटी होंगी तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनता भाग लेगी, परिणाम स्वरूप तानाशाही नहीं आ पाएगी। लेकिन चीन में लोकतंत्र भी है, केंद्रवाद। वस्तुतः लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण नहीं होता, लेकिन कुछ शासन में केंद्रीकरण होता है। पूरी शक्तियां एक स्थान पर, उसे केंद्रीकरण करते हैं। जैसे एकात्मक शासन में पूरी शक्तियां केंद्र में होती है, प्रांतों का अस्तित्व नहीं होता। चीन में लोकतंत्र भी है, केंद्रीकरण भी है। लोकतंत्र का अर्थ यहां पर क्या है कि चीन में प्रत्येक संस्था का संगठन निर्वाचन के द्वारा होता है। ये लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन होता है, ये लोकतंत्र। और शक्तियों का केंद्रीकरण है, मतलब सबसे ऊपर में जो बैठा हुआ है उसके पास पूरी शक्तियां हैं, वह अपने से नीचे को आदेश देता है और नीचे जो संगठन है उसका काम है ऊपर के आदेशों का पालन करना और ऊपर के प्रति उत्तरदायी होना। ये केंद्रीकरण। आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए, भारत के संदर्भ में जैसे मान लीजिए भारत में केंद्रवाद होता है या केंद्रीकरण होता है तो क्या होगा? दिल्ली ऊपर में है, उसके नीचे प्रांत हैं, उसके नीचे संभाग हैं, उसके नीचे जिले हैं, उसके नीचे तहसील हैं, फिर ब्लॉक हैं, फिर गांव हैं। ये हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था है। तो दिल्ली में पूरी शक्तियां होंगी। दिल्ली की सरकार जो आदेश देगी, केंद्र सरकार जो आदेश देगी, हर प्रांत उसको मानेगा और वह केंद्र के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रांतीय सरकार जो कहेगी, जो आदेश देगी, संभागों की सरकारें, संभागीय व्यवस्था उसको मानेगी। वह अपने जिले को आदेश देगी, जिला की सरकार उसको मानेगी। ये पूरी शक्तियां एक स्थान पर और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर। शक्तियां का प्रभाव ऊपर से नीचे, जिम्मेदारी नीचे से ऊपर। तो लोकतंत्र केंद्रवाद दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। लेकिन चीन में साम्यवादी व्यवस्था के कारण लोकतंत्र भी है, केंद्रवाद भी। केंद्रवाद का मतलब पूरी शक्तियां केंद्र में निहित हो, एक स्थान पर निहित हो, एक व्यक्ति में निहित हो। उसके बाद जनवादी, लोकतंत्री, तानाशाही। जनवादी मतलब पीपुल्स, जनता। लोकतंत्रवादी और फिर तानाशाही भी। तानाशाही क्यों? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपति लोग, समाज के उच्च वर्ग के लोग
देश की साम्यवादी व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए शासन व्यवस्था निरंकुश होनी चाहिए। ये कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, लेनिन ने भी कहा था, स्टालिन ने करके दिखाया और चीन में ये सब हो रहा है। निरंकुशता किसकी? साम्यवादी दल की। जब तक साम्यवादी दल निरंकुश रूप से शासन नहीं करेगा, देश में साम्यवादी व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं है। तो यहाँ पर तानाशाही भी फिर है। बहुराष्ट्रीय राज्य, जैसे हमारा भारत बहुराष्ट्रीय राज्य है, प्रांतों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। तो पंजाब है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, ये इस प्रकार से ये सब राष्ट्रीयताएं कहलाती है। इसी प्रकार से चीन एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और चीन में 56 प्रकार की राष्ट्रीयताएं निवास करती है। 56 प्रकार, बहुत बड़ा राष्ट्र भी है, जनसंख्या भी है भारत से ज्यादा, तो स्वाभाविक है वहां पर राष्ट्रीयताएं भी अनेक प्रकार की निवास करती है। फिर है एकात्मक शासन। देखिए, जब कोई राष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा होता है, वहां पर अनेक प्रकार की राष्ट्रीयताएं निवास करती है, तो वहां पर संघात्मक व्यवस्था को श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन चीन में एकात्मक शासन है। क्यों? क्योंकि चीन की सरकार तानाशाही व्यवस्था पर आधारित है। साम्यवाद का पर्यायवाची निरंकुश तंत्र है। यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण इन लोगों ने, चीन के लोगों ने, चीन की सरकार ने संघात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया, एकात्मक शासन को अपनाया। और यहाँ पर इकाइयां क्या हैं? ये प्रांत है, बड़े बड़े प्रांत हैं, स्वायत्त प्रदेश हैं। और प्रांतों से स्वायत्त प्रदेशों को जनपद, जिला, स्वायत्त जिला, नगर, 3 भागों में बांटा गया है। फिर नगरों को, फिर जिलों को उपनगर, राष्ट्रीय उपनगर, कस्बा, इस प्रकार से बांटा गया है। अनेक प्रकार की यहाँ पर इकाइयां हैं। इन सभी इकाइयों में एक एक प्रशासक को नियुक्त कर दिया जाता है और वह प्रशासक अपने क्षेत्र का शासन करता है। उसका काम है स्थानिक क्षेत्रों का शासन करना और ऊपर तक अपनी जिम्मेदारी प्रकट करना। तो इस प्रकार से वहां पर सबका पूरा का पूरा चीन प्रदेशों में नहीं बटा है, स्वायत्त प्रदेशों में है, प्रांतों में है, केंद्रीय सरकार के अधीन नगर पालिकाओं के अंतर्गत पूरा क्षेत्र बटा हुआ है। अलग अलग प्रकार की इकाइयां हैं। जैसे भारत में 2 प्रकार की इकाइयां हैं, एक है प्रदेश और दूसरा है संघ शासित क्षेत्र। चीन में कई प्रकार की इकाइयां हैं। फिर है एक दलीय व्यवस्था। यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है। राजनीतिक दलों की दृष्टि से 3 प्रकार की व्यवस्थाएं दुनिया में प्रचलित है। एक है, पहला है एक दलीय व्यवस्था। साम्यवादी देशों में केवल एक दल होता है। वह कौन सा दल है? साम्यवादी दल होता है। दूसरा दल आप नहीं बना सकते। दूसरा दल बनेगा भी तो साम्यवादी दल के अधीन रहेगा, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तो साम्यवादी दल की सहायता के लिए ऐसे दल बनाए जाते हैं। तो जितने भी साम्यवादी देश है वहां पर एक दलीय व्यवस्था होती है। दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था, जहां पर 2 दल होते हैं। तीसरे चौथे दल भी होते हैं, बिल्कुल नाम मात्र होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इनके 2 आदर्श उदाहरण हैं। एक है इंग्लैंड, जहां पर कि अनुदार दल और मजदूर दल है। और अमेरिका, एक है डेमोक्रेटिक, दूसरा है रिपब्लिकन। द्विदलीय व्यवस्था को प्रजातंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था, जहां पर कि हर गली मोहल्ले में दलों का अस्तित्व पाया जाता है। जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। लगभग 3000 राजनीतिक दलों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके अध्यक्ष का पता नहीं, सचिव का पता नहीं, सदस्यों का पता नहीं, कभी इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाम से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। क्या होता है इससे? इनका इनकम टैक्स बचता है। कैसे? बड़े बड़े पूंजीपति इन रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को दान देते हैं, चंदा देते हैं, और ये चंदा में से वो राजनीतिक दल 20% काट लेता है, बाकी पूरा पैसा इनको वापस कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई पूंजीपति ने किसी राजनीतिक दल को 10 लाख रुपए दिया, तो 10 लाख पर इनकम टैक्स सरकार नहीं लेती,
क्योंकि इन्होंने राजनीतिक दल को डोनेट किया है। 10 लाख में से 20% वो राजनीतिक दल काट लेगा, बाकी पूरा 8 लाख इनको पूंजीपति को पैसा वापस हो जाएगा। ये फायदा के लिए इस प्रकार से राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। भारत में सब चालबाजियां चलती हैं, चीन में नहीं चलती। तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में है, फ्रांस में भी बहुदलीय पद्धति है और स्विट्जरलैंड में भी बहुदलीय पद्धति है। तो बहुदलीय पद्धति को परिपक्वता का प्रमाण नहीं माना जाता। कहीं पर राजनीति, यदि राजनीतिक व्यवस्था की परिपक्व अवस्था में पहुंच गई है तो वहां पर दो दलों होते हैं, दोनों दलों के बीच 19-20, 51-52 और 49 का अनुपात होता है, 55 और 45 का होता है, उससे ज्यादा दोनों के बीच डिफरेंस नहीं होता। फिर है मौलिक अधिकार। यहाँ पर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन चीनी नागरिक मौलिक अधिकारों का उपयोग केवल इस प्रकार से करेंगे जिससे चीन की साम्यवादी व्यवस्था बलवती हो, सुदृढ़ हो, इसके विरुद्ध नहीं। मतलब चीन के नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। आलोचना, विरोध तो बहुत दूर की बात हो जाती है, आलोचना करने का भी अधिकार नहीं। एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। 1979 में 1979 में चीन के छात्रों ने आंदोलन किया, हमको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। चीन की सरकार ने कहा अब हमारे देश में साम्यवादी व्यवस्था है और हम आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दे सकते। देखिए, व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चीनी सरकार ने कहा हम आपको ये नहीं दे सकते। छात्रों ने कहा हम आंदोलन करेंगे और ये लेकर रहेंगे। कई दौरों की वार्ता हुई छात्रों और चीनी सरकार के बीच, परिणाम नहीं निकला। 8-10 दिन हो गया, चीनी सरकार ने कहा खबरदार हम देख रहे हैं। और ये हुआ कि अगले एक सवेरे 4 बजे चीनी टैंकों ने उस क्षेत्र को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया और देर दनादन हजारों चीनी छात्रों को मारा और 2 घंटे के अंदर पूरा आंदोलन खत्म। भारत में जो CAA के संदर्भ में आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के संग में जो घटना घटी, ऐसी घटना चीन में कभी नहीं घटती। ये होता है प्रशासन, शासन और एक निश्चित नीति पर दृढ़ होकर के राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करना। तो मौलिक अधिकार तो हैं, दिए गए हैं, लेकिन उन मौलिक अधिकारों का उपयोग आप देश की व्यवस्था के अनुरूप करेंगे, उसके विरुद्ध या उसकी आलोचना में नहीं कर सकते। और आखिर है सबकी ही न्यायपालिका। यहाँ पर न्यायपालिका की स्थिति सबसे दयनीय है, क्योंकि न्यायपालिका में न्यायाधीशों को साम्यवादी व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने की शपथ दिलाई जाती है। तो वे राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी अपराधी यदि आता है तो सीधे उसको फांसी पर लटकाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो भारत में कसाब जैसे व्यक्ति को पालने में और करोड़ों रुपए खर्चा हो जाता है। तो ये चीनी संविधान की विशेषताएं हैं। थोड़ा सा आपको आभास हो गया होगा। देखें चीनी सरकार का स्ट्रक्चर, सरकार की संरचना चीन में कैसे है। सबसे ऊपर में सरकार के 3 भाग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें व्यवस्थापिका में एक सदनीय व्यवस्था है। व्यवस्थापिका में एक सदन है। दो सदनीय व्यवस्थापिका जैसे भारत में है, दुनिया के सभी देशों में है, अधिकांश देशों में है, वैसे यहाँ पर 2 सदन नहीं है व्यवस्थापिका। यहाँ पर संसद का एक सदन है। यहाँ की संसद को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहती है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहती है। और इसके सदस्यों की संख्या लगभग
3000 के आसपास, लगभग 3000 के आसपास पूरी शक्तियां इस संसद में निहित है, पूरी शक्तियां। अब आगे चल करके कार्यपालिका को देखें। कार्यपालिका में सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, उसके नीचे है उपराष्ट्रपति। माओ से तुंग के बाद राष्ट्रपति का पद समाप्त कर दिया गया था। 1982 में पुनः राष्ट्रपति के पद की स्थापना की गई। तब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति है। इसके अलावा और 2 भागों में कार्यपालिका बटी हुई है। एक को कहते हैं राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल। इस स्टेट काउंसिल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे उप प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे स्टेट काउंसिलर होते हैं, अलग अलग पद है। फिर मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री होते हैं, फिर ऑडिटर जनरल होता है, फिर महासचिव होता है। इन सभी को मिला करके राज्य परिषद का निर्माण किया जाता है। राज्य परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, इसकी संख्या लगभग 200 के आसपास होती है। इसका निर्वाचन ये संस्था करते हैं, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करते हैं। इसी प्रकार से एक केंद्रीय सैन्य आयोग है, केंद्रीय सैनिक आयोग। इसमें एक सभापति, एक उप सभापति और कुछ सदस्य होते हैं। सैनिकों का संगठन, सैनिकों का संचालन, सैनिकों को आदेश निर्देश देना, ये सब काम केंद्रीय सैन्य आयोग के द्वारा संपन्न होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है, और वह है कि इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की एक स्थायी समिति होती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति होती है। उस स्थायी समिति के द्वारा ऐसे समस्त कार्य किए जाते हैं जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को सौंपे गए। मतलब कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन साल भर में मुश्किल से 2-4-5 दिन के लिए होता है। 2-4-5 दिन, इतनी बड़ी संस्था है, तो 1 या 2 दिन के लिए इसके अधिवेशन साल भर में होते, उससे ज्यादा का नहीं होती। तो बाकी समय में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कार्यों को पूरा करने के लिए, संपन्न करने के लिए एक छोटी समिति बनाई गई। वह छोटी समिति इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से सब काम करती है, इसको स्थायी समिति कहते हैं। तो इसके अवसान काल में, सत्रावसान काल में केंद्रीय समिति के द्वारा सब काम किया जाता है, स्थायी समिति के द्वारा। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य परिषद, केंद्रीय सैन्य आयोग, इसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका में सबसे ऊपर में है सर्वोच्च जन न्यायालय, उसके नीचे स्थानीय जन न्यायालय, उसके नीचे विशेष जन न्यायालय। स्थानीय जन न्यायालय को 3 भागों में बांटा गया है: बुनियादी जन न्यायालय, मध्यवर्ती जन न्यायालय, उच्चतर जन न्यायालय। जैसे भारत में तहसील स्तर का न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रदेश स्तर का न्यायालय, इसी प्रकार से 3 स्तरों पर ये स्थानीय न्यायालय बने हुए हैं। और विशेष न्यायालय विशेष करके सैनिक न्यायालय के रूप में, रेल परिवहन न्यायालय, जल परिवहन न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है। इस प्रकार से न्यायपालिका एक पिरामिड की भांति वहां पर स्थापित हुई है। इन सब के ऊपर एक और संस्था होती है जिसे जनवादी प्रोक्यूरेट जनरल कहते हैं, या जनवादी प्रोक्यूरेट कहते हैं, प्रोक्यूरेटर जनरल। यह सबके ऊपर रहता है और सब कोई अनुशासन में है या नहीं ये चेक करता है। और इस प्रकार से चीन की सरकार का संचालन होता है। इसमें एक बात, ये जो एक चित्र चीनी सरकार का यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह केवल दिखाने के लिए। इन सब के मूल में एक व्यक्ति होता है, सबसे ऊपर होता है, उसके ऊपर और कोई नहीं होता। और उस व्यक्ति को कहते हैं साम्यवादी दल का महासचिव।
यह साम्यवादी दल का पोलिट ब्यूरो, इसमें लगभग 6-7 लोग होते हैं। इनके ऊपर होता है महासचिव, और इन 6-7-8 लोगों के पास पूरे चीन की अंतिम शक्ति होती है। वही महासचिव राष्ट्रपति होता है, वही राष्ट्रपति स्थायी समिति का मुखिया होता है, वही राष्ट्रपति राज्य परिषद का सुप्रीम होता है, वही राष्ट्रपति केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति जो कि दल का महासचिव होता है, उसके हाथ में पूरी शक्तियां केंद्रित होती है। संविधान कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति, 1982 का संविधान कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। शी जिनपिंग का कार्यकाल अभी 22 में खत्म होने वाला है, लेकिन वो चाहते हैं कि तीसरा कार्यकाल भी मिले, इसलिए संविधान में संशोधन होने वाला देख लीजिएगा। और चूंकि शी जिनपिंग का नियंत्रण पूरे दल पर है, इसलिए पूरी तरह से संभव है कि वहां पर ऐसा संशोधन संविधान में हो जाएगा 5 मिनट के अंदर की वजह से। तो यहां पर जो भी व्यक्ति काम करता है वह इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता कि वह उच्च पदाधिकारी है, वह इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वह दल का एक प्रमुख सदस्य है, दल का प्रमुख सदस्य। आप में कोई योग्यता हो चाहे न हो, यदि आप साम्यवादी दल के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो आपको ऊंचा से ऊंचा पद मिल सकता है। तो यहाँ पर कोई भी काम के पद की कसौटी उसकी योग्यता नहीं, अपितु तो साम्यवादी व्यवस्था के प्रति अटल निष्ठा सर्वश्रेष्ठ है। तो ये है चीन की साम्यवादी व्यवस्था। चीन की साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत गठित सरकार, ये सब नाम मात्र के होते हैं। नीतियां दल का महासचिव पोलिट ब्यूरो के साथ बनाता है। पोलिट ब्यूरो के जो सदस्य होते हैं इन विभिन्न उच्च पदों पर बैठ जाते हैं, और यही लोग फिर देश के शासन की आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्माण करते हैं। वही सर्वे सर्वा होते हैं। वो लोग जो बोलते हैं, जो डिसाइड कर लेते हैं, ये सब संगठन उसका अनुमोदन कर देते हैं। अब सोचिए कि जहां 3000 सदस्य हों, 2-3-4 दिन के लिए अधिवेशन बुलाया जा रहा है, वहां पर किन विषयों पर चर्चा हो? पूरी शक्ति संसद में मान लिया, लेकिन संसद में कोई बहस होती है तब ना। यहाँ पर बहस नहीं होती, यहाँ पर कोई विरोध व्यक्त नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति विरोध व्यक्त करता है अगले दिन उसका पता ही नहीं करता। इस प्रकार से ऐसी तानाशाही व्यवस्था में चीन की सरकार चल रही है। इस प्रकार से एक परिचय के रूप में आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। आप सभी को